दोस्तों, आज की जो कहानी है ये कहानी है मुंबई की। और मुंबई का खूबसूरत माहिम बीच, आप में से कई लोगों ने शायद वो देखा होगा। और सैर सपाटे के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, मानी जाती है। और ये बात है 2 दिसंबर 2019 की। लोग सुबह सुबह टहल रहे थे अपनी वॉक वगैरह पर। और तभी समुंदर के किनारे एक सूटकेस बहता हुआ आया। और वहाँ पर सूटकेस को जब देखा तो जो तटरक्षक दल के सदस्य होते हैं, उन्होंने उस सूटकेस को देखने के बाद पुलिस को उसकी सूचना दी। और पुलिस ने उस सूटकेस को जैसे ही खोला तो उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि सूटकेस खोलते ही उसके अंदर एक हाथ और एक पैर और बाकी शरीर का कोई हिस्सा नहीं, सिर्फ एक हाथ और एक पैर किसी ने पैक कर रखा था। तो ये हमारी आज की दिलचस्प कहानी है। और देखते हैं आगे क्या होता है। और उससे पहले एक आपसे निवेदन कि अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके कमेंट्स का भी हमें इंतज़ार रहता है। आपका प्यार तो बहुत मिल रहा है, लेकिन कमेंट्स कम आते हैं, हमें पता नहीं चलता आप हमें क्या बदलाव चाहते हैं, या कुछ और आपके सुझाव, कुछ शिकायतें हों तो हम सुनने को उत्सुक रहते हैं। तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिए। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब हाथ और पैर के एक एक टुकड़े को देखकर ये तो पता चल गया कि ये किसी आदमी के हैं, पर किसके ये पता नहीं था, क्योंकि धड़ का हिस्सा तो था ही नहीं। और देखने से पता चला कि सूटकेस में दाएं पैर और बाएं हाथ से एक एक टुकड़े हैं। इसके साथ ही इनसे टपकने वाले खून को सोखने के लिए कुछ कपड़े भी सूटकेस में भरे गए थे। लेकिन इतनी अजीब बात थी कि जो एक हाथ और एक पैर भी मिला, उसमें से भी जो पैर था वो दाएं साइड का था, और जो हाथ था वो बाईं साइड का था। अब ये देखकर मुंबई पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मछुआरों को बुलाया, इस उम्मीद में कि शायद इस सिर और धड़ कटी हुई लाश के दूसरे हिस्से आसपास कहीं मिल जाएं। मछुआरों ने भी काफ़ी मेहनत की, लेकिन कुछ नहीं मिला। आखिरकार पुलिस को सूटकेस को उन्होंने अपने कब्जे में लिया और कटे हुए मानव अंग को अस्पताल में भेज दिया। अब पुलिस ने आसपास के एरिया में सीसीटीवी फुटेज की जांच की, पर कोई सुराग नहीं मिला, ना ही कोई संदिग्ध जिसके आधार पर आगे की जांच बढ़ाई जाए। अब उसके बाद पुलिस ने लापता लोगों की जानकारी जुटाने के लिए मुंबई के सभी थानों में सूचना भिजवा दी, क्योंकि एक यही रहता है कि अगर किसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट अभी ताज़ी ताज़ी आई हो तो उस दिशा में जांच को बढ़ाया जाए। तो बहुत से लापता लोगों की जानकारी मिली, लेकिन किसी का ताल्लुक उस सूटकेस में मिले हुए हाथ पैर और उन अंगों से नहीं मिला। अब कोई सुराग नहीं मिलने पर मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई, क्योंकि एक नियमित अवधि के बाद अगर आप उस केस में आगे नहीं बढ़ पाते हैं तो क्राइम ब्रांच को उसकी जांच सौंप दी जाती है। अब ये केस मुंबई क्राइम ब्रांच के पास आ गया, तो मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने फिर से घटनास्थल का दौरा किया और फिर उस सीट को इसके सुराग की तलाश में वो जुट गए, जिसमें कटे हुए हाथ और पैर मिले थे। पुलिस ने सूटकेस में मिले कपड़ों की पड़ताल की, जिसमें एक शर्ट, एक लाल रंग का स्वेटर और एक पैंट थी। पुलिस के पास ले देकर सुराग तलाशने के लिए कपड़े और सूटकेस ही था, बाकी कटे हुए हाथ और एक पैर, जिससे कोई सुराग नहीं मिल रहा था। काफ़ी दिन ये तफ्तीश चलती रही, लेकिन हर तरफ से निराशा ही हाथ लग रही थी। अब जब कपड़ों की बारीकी से चेक करने पर पुलिस को शर्ट पर एक टैग मिला, जिस टैग पर लिखा था मेंस वियर और एल्मी मेंस वियर। चूंकि ये शर्ट किसी टेलर के पास सिलवाई गई थी, इसलिए उस टेलर का पता लगाया गया। आखिरकार पुलिस को वो दुकान मिल गई जो एल्मो मेंसवेयर के नाम से शर्ट बनाती थी। तो जब पुलिस उस दुकान पर गई तो मुंबई की कुर्ला पश्चिम में बेलगामी रोड पर वो दुकान थी। तो जब पुलिस वहां पर पहुंची तो उस दुकान पर पहुंचकर पुलिस ने टेलर को वो शर्ट दिखाई, फिर उसके बिल के बारे में जानकारी मांगी। अब पुलिस की किस्मत अच्छी थी कि कई घंटों की छानबीन के बाद उस शर्ट के बिल की कॉपी मिल गई। असल में टेलर बिन स्टिच किए हुए कपड़ों का छोटा टुकड़ा काटकर उसे अपने बिल में लगा लेता था। इसी वजह से उस बिल को निकालने में मदद मिली। अब उस बिल ने पता चला कि यह शर्ट किसी बैनेट रिबेलो ने सिलवाई थी। आपने भी अक्सर देखा होगा, आप जब कपड़ा सिलवाने अभी भी जाते हैं, क्योंकि अब तो ज़्यादातर लोग रेडीमेड शर्टें पहनते हैं, लेकिन आप जब दर्जी के पास जाते हैं तो एक छोटा सा कतरन कपड़े की ना वो बिल के ऊपर लगा देते हैं, तो ताकि उनको ध्यान रहता है कि इस कस्टमर का कौन सा कपड़ा था, ताकि अगर मिक्स भी हो जाए तो वो इजीली पहचान सकें। तो जब पता चला कि ये लाश बेनेट रिबेलो नाम के सॉरी ये शर्ट बेनेट रिबेलो नाम के इंसान ने सिलवाई थी, तो उस पर ना तो कोई फ़ोन नंबर लिखा था, ना ही उसका एड्रेस था।
इस तरह एक अहम सुराग तो मिला, लेकिन ये बेनेट रिबेलो कौन था पुलिस को पता नहीं चल पाया। पुलिस फिर से खाली हाथ हो गई, लेकिन जांच रुकी नहीं। अब इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए पुलिस ने इंटरनेट और सोशल मीडिया का सहारा लिया। पुलिस ने फेसबुक पर इस नाम की सर्च को तलाश करना शुरू किया और इस नाम के काफ़ी फेसबुक यूज़र मिले, करीब 1 दर्जन से ज़्यादा। अब एक एक कर सभी के पोस्ट और उनके फ़ोटो को खंगाला जाने लगा। इसी बीच पुलिस को बेनेट रिबेलो नाम से एक फेसबुक प्रोफाइल पर नज़र टिकी। पुलिस को लगा कि ये एक वो शख्स हो सकता है। उस शख्स की कदकाठी और कई फ़ोटो में हाफ शर्ट टी शर्ट पहने होने से साफ साफ दिख रहा था, जिससे अंदाज़ा लगाया गया कि ये वो व्यक्ति हो सकता है। उस व्यक्ति के पोस्ट करीब 50 से ज़्यादा पोस्ट देखने को मिले उनको, और 50 से ज़्यादा पोस्ट देखने के बाद पुलिस को बड़ा सुराग मिला। ये सुराग फेसबुक पोस्ट से मिला। असल में एक फ़ोटो में ये शख्स ठीक उसी तरह से लाल स्वेटर पहने हुए था जो सूटकेस में मिला था। इस शख्स का नाम तो बेनेट रिबेलो ही था और पेशे से वो एक म्यूजिशियन था। अब पुलिस को फेसबुक पर एक और बड़ा सुराग मिला, जिसमें उसने अपना एक आईडी कार्ड डाला हुआ था। उस आईडी कार्ड पर लिखकर पार्टी के कार्यकर्ता होने का दावा करते हुए उसने अपना पता और मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ था। फ़ोन करने पर वो मोबाइल नंबर बंद मिलता है और पुलिस का इसी प्रोफाइल और सूटकेस मर्डर के बीच करीबी रिश्ता होने का शक ज़्यादा हो गया, क्योंकि जब एक मोबाइल बंद मिलता है तो इसका मतलब कुछ असामान्य है। और अब पुलिस उस कार्ड पर लिखे एड्रेस सांता क्रूज ईस्ट के कलीना विलेज पहुंचती है, और जहां पर घर पर ताला लगा हुआ था। अब जैसे जैसे पुलिस को इसमें अड़चने मिल रही थी, वैसे वैसे पुलिस कातिल के करीब भी पहुंच रही थी। तो घर पर ताला लगा देखा तो पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछा। पुलिस ने फेसबुक फोटो दिखाकर पूछा तो पता चला कि ये बेनेट रिबेलो इसी घर में रहते थे। अब वह कई दिन से दिखाई नहीं दिए। उनकी गोद ली हुई बेटी भी कुछ दिन से नहीं दिख रही है। पता ये चल गया कि बेटी का नाम आराध्या पाटिल उर्फ रिया बेनेट रिबेलो है और उनकी उम्र करीब 18 से 19 साल है। तो काफ़ी अहम जानकारी थी ये भी पुलिस के लिए। और इस लड़की को काफ़ी समय पहले बेनेट रिबेलो ने सड़क किनारे मजबूर रहते हुए देख एक महिला के जरिए गोद लिया था। इसके लिए बाकायदा उन्होंने कानूनी तौर पर कागज़ भी बनवाए थे। अब क्योंकि पुलिस को एक अंदाज़ा होता है कि शायद जो लाश उन्हें मिली है वो बेनेट रिबेलो की है, तो अब पुलिस उस लड़की की तलाश में जुट जाती है। लेकिन सुराग नहीं मिलने पर पुलिस ने कानूनी तौर पर बेनेट रिबेलो के घर का ताला तोड़कर तलाशी शुरू करती है। इस दौरान काफ़ी खोजबीन करने पर रिया का फ़ोन नंबर मिलता है और साथ ही उसकी एक नोटबुक भी मिलती है। इस नोटबुक को पढ़ते ही पुलिस को अब तक जो शक और संदेह बना हुआ था वो सब कुछ यकीन में बदल जाता है। तो उस कागज के टुकड़े पर लिखा था, डैड आई एम सॉरी, रियली रियली सॉरी, गॉड सॉरी डैड, सॉरी फॉर यू, आई एम अ बैड गर्ल। ऐसे कैसे? जिसने घर पर रहने दिया मैंने उसी को मार दिया, जिसने परवरिश की मैंने उसी को मार दिया, सॉरी फॉर दैट, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसा लिखा नोट उन्हें पड़ता है। अब पुलिस समझ आती है। अब ये पढ़कर पुलिस समझ गई कि कातिल कोई और नहीं बल्कि गोद ली हुई बेटी ही है। लेकिन कहते हैं कि जब तक कोई कातिल आपके सामने ना आ जाए और खुद ही जुबान से ये कबूल ना कर ले, फिर पुख्ता सबूत ना मिल जाएं, तब तक का शक वाकई में उसी मुट्ठी में बंद रेत की तरह होता है। जब तक मुट्ठी बंद है तब तक रेत सेफ है, मुट्ठी की पकड़ ढीली पड़ते ही रेत बिखर जाती है। वैसे ही ये शक भी अब तक शक ही था, लेकिन सवाल भी था। ये बेटी खुद लिख रही थी, पापा मुझे घर पर रहने की जगह दी और परवरिश की, यानी कि गोद ली हुई बेटी जो पिता का सहारा बना, उसी बाबुल का बेटी मर्डर कैसे कर सकती है? तो पुलिस के सामने एक और सवाल खड़ा था। ये सवाल भी पुलिस को काफ़ी उलझाए हुए था। और इस बीच पुलिस को रिया के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन से उनकी जानकारी मिल गई। ये लोकेशन भी मुंबई की थी ही। मुंबई के घाटकोपर इलाके की पुलिस तुरंत वहाँ पहुँचती है। उस लोकेशन पर रिया मिल जाती है। पहले तो पुलिस को देखकर वो घबराई, लेकिन फिर पुलिस ने उसके पापा बेनेट रिबेलो के बारे में पूछा तो रिया ने जवाब दिया कि वो कुछ दिनों के लिए देश से बाहर विदेश चले गए हैं, इसलिए वो अपने दोस्त के साथ नजर आ गई थी, अपने दोस्त के पास आ गई थी। फिर पुलिस ने उसे समझाते हुए उस नोटबुक को दिखाया जिसमें उसने अपने पिता को मारने की इमोशनल लाइनें लिखी हुई थी। इसे देखते ही रिया टूट जाती है और इमोशनल होकर रोने लग जाती है, और रोते हुए उसने अपनी पूरी मर्डर की कहानी सुना दी। अब जो उसने बताया वो काफ़ी हैरान कर देने वाला था। उसने बताया कि उसका एक दोस्त है जो उम्र में उससे छोटा है। वो लड़का 16 साल का था। उससे 4 महीने पहले ही मुलाकात हुई। रिया अब सिद्धिविनायक मंदिर घूमने गई थी और तभी मंदिर में उससे मुलाकात हुई। फिर दोनों ने एक दूसरे का फ़ोन नंबर ले लिया और उसके बाद वो रोज़ाना बातें करने लगे। बात करते करते दोनों अच्छे दोस्त बने। फिर 4 महीने में ही ये दोस्ती प्यार में बदल गई। इस दौरान रिया ने अपने दोस्त से वो बात बताई जिससे वो काफ़ी समय से छुपा रखी थी। उसने बताया कि वो रिबेलो के पास तो रहती है, लेकिन उसके सगा पिता नहीं है वो।
बल्कि उन्होंने उसे गोद लिया था। रिबेलो बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे, म्यूजिक टीचर भी थे जो ट्रेनिंग देते थे। रिबेलो की 2 शादियां हुई थी, लेकिन दोनों से वो अलग रहते थे। फिर मुझे गोद लेकर एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कराया था, जिसमें उन्होंने मेरी पढ़ाई से लेकर खाने पीने और सब कुछ की जिम्मेदारी ली थी। लेकिन धीरे धीरे समय गुजरता गया और वो मेरा यौन शोषण करने लगे। वो मुझे अक्सर सेक्सुअली असॉल्ट करते थे। और बातें सुनने के बाद रिया का एक दोस्त काफ़ी गुस्से में आ गया। उसी ने फिर बेनेट रिबेलो को रास्ते से हटाने की साजिश बनाई। रिया ने पुलिस को बताया कि दोस्त और मैंने मिलकर 23 नवंबर 2019 को बेनेट को मारने की प्लानिंग बनाई थी, लेकिन किसी वजह से उसे अंजाम नहीं दे सके। उसके बाद 26 नवंबर 2019 को शाम को मेरा दोस्त पहले ही घर पर आ गया, यानी कि 26 नवंबर 2019 की शाम को उसका दोस्त घर पर आ गया था। बेनेट जब घर आए तो सबसे पहले मेरे दोस्त ने मेरे दिमाग में उसकी हरकतों को देखकर इतना गुस्सा भर दिया था कि सामने देखते ही मैंने थप्पड़ जड़ दिया। गुस्से में चीखी चिल्लाकर पूछा आखिर उसने मेरी जिंदगी के साथ ऐसा क्यों किया, एक पिता की तरह वो क्यों पेश नहीं आया। रिया को ऐसे गुस्से में देखकर बेनेट समझ गया कि ऐसा वो अपने दोस्त की बातों में आकर ही कह रही है। इसलिए बेनेट ने हाथ में रखे गिटार को उठाया और उस लड़के को मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी रिया ने पीछे से डंडे से तेजी से बेनेट के सिर पर हमला कर दिया। इसके बाद कई बार हमला और दोनों ने पीट पीट कर बेनेट को बेहोश कर दिया। फिर बेनेट को किचन में ले गए। यहाँ पता चला कि बेनेट की अभी भी सांसें चल रही थी। उसके बाद मच्छर मारने वाले स्प्रे लाया गया। पूरा स्प्रे ही बेनेट के मुंह पर डाल दिया गया। उसके बाद चाकू से मारकर मौत के घाट उतारा गया। हत्या के बाद लाश को बाथरूम में ले गए। यहाँ पर पूरी रात खून बहने दिया ताकि खून शरीर से निकल जाए। और उसके बाद अगले दिन 27 नवंबर 2019 को मार्केट से तेज धार वाले 4 चाकू खरीद कर लाए गए। इसी चाकू से बेनेट की लाश को काटने लगे, लेकिन शरीर नहीं कट पा रहा था। इसके बाद चारों चाकू को गैस पर गर्म करते और फिर शरीर को कई घंटे की मशक्कत के बाद कई टुकड़ों में काट डाला। हथौड़े में शरीर की हड्डियों को भी तोड़ा गया। उसके बाद मार्केट से एक सूटकेस और बड़े बड़े पॉलीथीन बैग लाए। उसके बाद उस बेनेट ने एक हाथ और एक पैर के साथ उसके प्राइवेट पार्ट को एक सूटकेस में डाल दिया, लेकिन इसमें भी वो थोड़ा खून निकल रहा था। इसलिए बेनेट की शर्ट और उसके लाल स्वेटर को भी सूटकेस में डाला गया ताकि खून उसी में सूख जाए और कटे हुए हाथ पैर भी ना दिखें। बाकी शरीर के धड़ व दूसरे कटे हुए हिस्सों को डबल पॉलीथीन बैग में बंद कर दिया गया। उसके बाद रात को होने पर उसे पास में बहने वाली मिट्टी नदी में ले जाकर अलग अलग जगह पर फेंक दिया गया। पुलिस जांच के अनुसार 2 सूटकेस और पॉली बैग में 2 अलग अलग समय पर जाकर शव के टुकड़ों में मिट्टी में नदी में फेंका गया। इस बीच से वो सूटकेस बहता हुआ रसावर में पहुंचा और फिर से माहिम दरगाह के पास माहिम बीच के किनारे आ गया, जहां से 2 दिसंबर 2019 की सुबह पुलिस को सूटकेस मिला। पूरी कहानी सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। इस केस में पुलिस ने आरोपी लड़के को बाल सुधार गृह भेज दिया, क्योंकि वो 16 साल का था, जबकि रिया को जेल भेजा गया क्योंकि उसकी उम्र 19 साल की थी। अब इस केस में पुलिस ने यही कहा कि अगर दोनों हत्या के बाद बेनेट रिबेलो की शर्ट और लाल स्वेटर उस केस में नहीं डाले होते तो शायद इस कत्ल का राज हमेशा के लिए दफन हो गया होता। पुलिस की जांच के ये भी सामने आया कि लड़की के दोस्त को पता चल गया था कि बेनेट की मौत के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी रिया के नाम हो जाएगी। इसलिए भी हत्या कर शव को ऐसे ठिकाना लगाए जाते थे ताकि खुलासा ना हो सके। इसलिए हत्या से पहले ही इंटरनेट पर सर्च किया गया आखिर कैसे शव को डिस्पोज किया जाए जिसमें कोई सुराग ना मिले। इस पर कई जगह इंटरनेट पढ़ने के बाद ही उन्होंने शव को अलग अलग टुकड़े कर सूटकेस में और पॉलीथीन बैग में नदी में दफनाया गया। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई और आप इस तरह की और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को भी पता चले कि आप इस तरह की और कहानियाँ, वो आपको और भी इस तरह की कहानियाँ रेकमेंड करेंगे और भी अच्छे अच्छे चैनल, अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको रेकमेंड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और चैनल पर बने रहिए। नई कहानी के साथ हम फिर आएंगे। धन्यवाद।